जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसीएस 2026 की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 23 अगस्त को पेपर है। पिछला ये था कि सितंबर अक्टूबर में होने की संभावनाएं थी, लेकिन अब एग्ज़ाम शिफ्ट होकर के 23 अगस्त को इसकी डेट भी घोषित हो चुकी है। 23 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो उसी रणनीति से हम लोग इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। अब क्या है, हम लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट जो 10 नंबर का आता है उसकी सीरीज चला रहे थे, उसका ये दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए बोला था, तो उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व पढ़े थे, पर्यावरण के घटक पढ़े थे, इसके अलावा पर्यावरण के मंडल पढ़े थे, और फिर हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा। इकोलॉजी के बारे में बेसिक पढ़ा। इकोलॉजी के स्तर पढ़े कि जीव क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, समुदाय क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, बायोम क्या होता है, जीवमंडल क्या होता है। उसके भी घटक पढ़े कि बायोटिक क्या होते हैं, अबायोटिक क्या होते हैं, इस तरीके से। फिर उनके घटकों का विवरण हमने पढ़ा कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है। ये सारा हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में इसी के आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, बस आप मन से अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस है, हमने बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ये पूरा 10 नंबर का आपका एग्जाम में आना है, जिसमें पहले ये कंप्लीट करेंगे फिर ये करेंगे। ये लगभग 5 वीडियो में कर देंगे कंप्लीट, 6 वीडियो में, और ये भी लगभग 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो 10-11 क्लास में दोनों में ये पूरा 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा चैप्टर है जिसको हम लोग आज फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, यानी जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको पिरामिड भी देखने होते हैं, ठीक है, और जैसे 10% का नियम भी देखना होता है। ये जो सारा इसमें आता है, ये सब पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों इसमें सम्मिलित होकर के आते हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली, सिलेबस समझ लिया। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास जो हम लोगों ने करी, उसमें हमने आपको जैविक घटक है उनका विवरण बता दिया था कि उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, और उनका अपघटन क्या कैसे होता है, अपघटक क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले थे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके प्रकार कितने होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए इसके 2 प्रकार हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का ही मतलब होता है जो मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो वो होते हैं प्राकृतिक। अब देखो, जब प्राकृतिक पढ़ते हैं तो इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है स्थल, दूसरा होता है जली। ठीक है, जब हम लोग स्थली को देखते हैं तो उसमें पर्वत, पहाड़, मैदान, वन और मरुस्थल आ जाते हैं। लेकिन जब जल की बात करते हैं तो जल में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है ताज़ा या मीठा जल, एक हो जाता है खारा या लवड़ी जल, जिसको सागरी जल कहते हैं। तो जब हम लोग मीठे पानी की बात करते हैं तो इसमें प्रवाहित जल के रूप में नदी, धारा और झरना आते हैं, और स्थिर जल के में हम लोग तालाब, झील और दलदल वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। सागरी में महासागर, समुद्र, नदी में मुहाना, प्रवाल, वित्तीय और समुद्र आता है। जब हम लोग कृत्रिम की बात करते हैं तो कृत्रिम में खेत, उद्यान, सामुदायिक वन, बांध, नहर, तार और चारागाह देखने को मिलता है। आई होप ये आप अच्छे से समझे होंगे कि जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पारिस्थितिकी तंत्र के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार हैं, तो प्रकार में आप तुरंत उसको बताओगे कि सर इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में खेत आ जाते हैं, उद्यान आ जाते हैं, सामुदायिक वन आ जाते हैं, बांध आ जाते हैं, नहर आ जाते हैं, चारागाह आ जाते हैं। क्या ये गलत लिखा है, चारागाह आ जाते हैं। और कृत्रिम में स्थलीय और जलीय में ये जो उदाहरण हमने दिए, ये पूरा मैप आ जाता है। ये पूरा रोड मैप आपने अच्छे से समझ लिया कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना, बहुत इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसी के बाद हम लोग देखते हैं 10% का ऊर्जा का नियम इसमें आता है। देखो, जो हमने लेखपाल में पूरी सीरीज कराई थी डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, आप यकीन मानो जितने क्वेश्चन आए थे सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन गलत था, जो गड़बड़ था, जो इससे नोट्स से नहीं आया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे नोट्स से ही उपलब्ध थे। तो क्लास को इस बार और इम्प्रूव किया है ताकि वो जो क्वेश्चन आप मिस होने के चांसेस हैं वो भी इसमें समाहित हो जाए, क्योंकि पूरी क्लास लोअर पीसेस के अकॉर्डिंग डिजाइन करी गई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग
ऊर्जा 10% जो ऊर्जा का नियम है वो किस तरीके से काम करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं 10% ऊर्जा का नियम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम यह बताता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित या ट्रांसफर होती है, बाकी 90% ऊर्जा जीव अपने जैविक क्रियाओं में खर्च कर देता है। जैविक क्रियाओं का मतलब जैसे मेटाबॉलिज्म क्रिया हो गई, ठीक है, सांस लेना हो गया, ठीक है, भोजन पचाने में जो एनर्जी लगी उसमें वो 90% एनर्जी खर्च कर देता है, सिर्फ 10% ही आगे उसकी सेव हो पाती है। इस नियम को जो प्रतिपादन किया था रेमंड लिंडमैन ने किया था 1942 में। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया कि जो 10% ऊर्जा का नियम दिया था वो दिया था रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में दिया था। ठीक है, ये हो गया। और हमको क्या यहाँ पे समझ में आया कि कोई भी जीव जब एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में उसकी केवल 10% ही ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। जैसे ये पेड़ था, मान लो ये 100% ऊर्जा के साथ सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ा, 100% उसकी ऊर्जा थी। अब क्या था, ये कीट ने इस पेड़ को खाया तो इसका 10% ही जाएगा ना, तो 100 का कितना गया, 10% इसके पास गया, किसके पास, कीड़े के पास। अब इसको मेढक ने खाया, तो मेढक ने खाया तो 10% इसका था, अब 10% था तो मेढक ने खाया तो 10 का भी 10% है, ठीक है, तो कितना, एक उसको मिला। अब इसी तरीके इसको सांप ने खाया तो 1% का भी 10% है, एक का 10% तो 0.01%। अब इसको बाज ने खाया तो 0.01% का भी 10%, तो यहाँ पे 0.0001% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था, बात आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे से चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये 10% का रूल है जो इम्पोर्टेंट है, कितना कि 10% ऊर्जा से सेव हो पाती है, बाकी वो क्या करता है कि अपनी दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें वो उनको खर्च कर देता है। नियम किसने दिया, तो रेमंड लिंडमैन ने दिया, 1942 में दिया। आई होप ये भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। हाँ, कुछ अभी बदलाव हुआ है। जो बैच लगभग जून के लास्ट में, वो हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका 20 से 25 जून में नोट्स कंप्लीट होकर के फाइल अपलोड हो जाएंगी सारी एप्लीकेशन में। अभी लगभग यूपी स्पेशल जो ये पीडीएफ है ये कंप्लीट होने को है, लगभग 80% डाटा इसका कंप्लीट होकर अपलोड भी हो गया है। वो आज या कल मॉर्निंग तक में पूरी 100% अपलोड हो जाएगी कंप्लीट होकर के। ठीक है, कुछ डाटा अपलोड भी हो रहा है। आपको ये पूरे बैच में 5 पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, 5 बुकलेट पीडीएफ मिलेंगी। एक तो मिलेगी जो पिछले 15 से 20 सालों के पीवाईक्यू हैं, दूसरा आपको यूपी स्पेशल, तीसरा आपको पूरा सामान्य अध्ययन, चौथा आपको कंप्यूटर, पांचवा आपको करंट अफेयर। ये सारी पीडीएफ फॉर्म पे मिलेंगे। हमने कहा है हम 80 नंबर की आपको तैयारी कराएंगे। 10 नंबर कौन कौन से, 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर की डीआई, ये हम दोनों आपको नहीं कराएंगे। बाकी 80 नंबर की पूरी तैयारी हम आपको कंप्लीट आपको नोट्स दे करके करा देंगे। नोट्स हमने आपको बताया 20 से 25 जून में पूरे हो जाएंगे। अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, बाद में ज्वाइन करने से कोई औचित्य नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ज्वाइन करेंगे तो साथ में क्लास भी ये देखते जा रहे हैं और नोट्स का रिवीजन भी करते चले जाओगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफर में अभी बैच चल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, जानकारी ले सकते हो। डायरेक्ट आप जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए, वहाँ पे डायरेक्ट जानकारी है, वहाँ से बैच आप बाय करके बैच में ज्वाइन हो सकते हो। एप्लीकेशन में कोई क्लास नहीं होती, सारी क्लासें यूट्यूब में फ्री होती हैं। ठीक है, इधर हम नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे 20 से 25 जून में, ताकि आप एग्जाम से पहले 23 अगस्त से पहले कम से कम 3 बार 4 बार रिवीजन कर सको नोट्स का। ठीक है, और क्लासें धीरे धीरे चलती रहेंगी। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपना। हमने ऊपर अभी निपटा लिया, क्या निपटाया, हमने 10% का नियम समझा। उससे पहले हमने समझा पारिस्थितिकी तंत्र के इतने प्रकार होते हैं, 2 प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर हमने 10% का लिंडमैन का नियम समझा। इसके बाद अब हम समझने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखो हम इकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है और खूब पूछा जाता है। इसके बाद कोर प्रभाव पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप इसको लिख के ले लो। और सबसे ज़्यादा जो बनता है वो है इकोटोन, 90%। आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, इकोटोन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी निकेत क्या है। तो इसका मतलब है किसी जीव का पर्यावरण में
काम या पेशा ही उसका पारिस्थितिकी निकेत होता है। जैसे एक इंसान है, इंसान के कई पेशे होते हैं, डॉक्टर है, टीचर है या कारीगर है, यह इसका पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। इसी में गाउसे का नियम आता है। ऊपर लिंडमैन का 10% का नियम था, लेकिन यहाँ गाउसे का नियम है। गाउसे ने क्या नियम दिया कि कभी कभी अलग अलग प्रजातियां एक स्थान पे लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं, उनमें झगड़ा होगा और वो एक को ही हटना होगा। जैसे शेर और ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये चीता में कि दोनों आपस में एक ही जीव के लिए, जबकि इनकी प्रजाति एक ही है। ये किस में आती है? कैट कैटेगरी में आती हैं। तो ये प्रजाति इनकी एक है, आप ये भी देख रहे होंगे। लेकिन ये क्या है कि ये कैट प्रजाति में आती है, लेकिन ये कहा, उसने कहा कि एक ही प्रजातियां एक ही स्थान पे नहीं रह सकती हैं। अगर वो रहेंगी तो उनमें क्या होगा? आपस में झगड़ा होगा और एक को पीछे हटना होगा। यही नियम जो था गाउसे का था। और ये पारिस्थितिकी निकेत के भी बारे में परिभाषा आपने अच्छे से समझ ली। इकोटोन क्या कहा है? इकोटोन, तो देखो, इकोटोन है वह स्थान जहाँ अलग अलग तरह के पर्यावरण यानी बायोम आपस में मिलते हैं। इस बीच का बॉर्डर संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। जैसे ये जंगल, ये मैप में देखो, ये जंगल जहां से समाप्त हो रहा है और उसके बाद ये देख रहे हो मरुस्थल वहां से चालू हो रहा है, यानी जंगल का समाप्त होना और जो रेगिस्तान है उसका चालू होना, उनके जो बीच का आपको दिख रहा होगा क्षेत्र है, यही क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। यानी कि देख रहे हो ना, आपने चित्र में देखा कि यहाँ से जंगल समाप्त हो रहा है, जंगल जहाँ से समाप्त हो रहा है और रेगिस्तान जहाँ से चालू हो रहा है, उनके दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। इसी को कहते हैं बीच का बॉर्डर, इसी को कहते हैं संक्रमण क्षेत्र या इकोटोन। वही परिभाषा ली गई है कि वह क्षेत्र जहाँ अलग अलग तरह के पर्यावरण आपस में मिलते हैं, उनका बॉर्डर बनता है, वो क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। एज इफेक्ट क्या है, यानी कोर प्रभाव क्या है? तो इकोटोन में प्रजातियों की विविधता और जनसंख्या में वृद्धि को ही कोर प्रभाव कहते हैं। तो ये जो आप चित्र से भी इसको देख सकते हैं, ये कोर प्रभाव भी आपने समझा। देखो, कंटेंट आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है, कंटेंट आपको सिर्फ उतना ही देखना है। अब देख लेते हैं हम लोगों ने ये चीज़ें कवर कर ली। अब हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में सबसे पहले हमें अंतर देखना होता है। तो फूड चेन और फूड वेव क्या होता है? तो फूड चेन के बारे में जब भी बात करते हैं, यह एक सरल संरचना होती है, देख रहे हो एक सीधी रेखा में बनी है। ये जीवों की संख्या इसमें कम होती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिवसीय होता है, एक दिशा में। ये देखो, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में हो रहा है, एक दिशीय होता है। इसमें विभिन्न उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। चित्र के मामले में आप देख सकते हो कि ये हमारी घास है, ये उत्पादक है, इसको टिड्डा खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डे को मेढक खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता है, मेढक को सांप खाएगा। तृतीयक उपभोक्ता है और सांप को बाज खाएगा। चतुर्थ उपभोक्ता है और बाज को जो फफूंदी है अपघटन करता है वो खाएंगे। ये लास्ट वाली स्टेज है। तो कहने का मतलब, ये जो पूरी सीरीज चलती है वो एक दिशा में होती है, एक दिशी होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कि इसमें जीव बहुत सीमित होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसमें उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता वो ज़्यादातर होते हैं, एक दिशा में ही होते हैं। अब देखो खाद्य जाल क्योंकि होंगे तो यही जीव। अब खाद्य जाल ये एक जटिल श्रृंखला होती है, इसमें जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में ना होकर के कई पथों में होता है। ये देखिए, ये घास है, इसको ये खा रहा है, फिर ये खा रहा है, इसको 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 ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऊर्जा का जो प्रवाह है, ठीक है, वो एक दिशा में ना होकर के वो कई दिशाओं में प्रसारित हो रहा है। इसमें अनेक जीव समुदाय उपभोक्ता और अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। ये है आपका खाद्य जाल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने खाद्य जाल पढ़ा, ठीक है, तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला पढ़ा, तो अब लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव में भोजन पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला के क्रम में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया। इसमें उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। लेकिन खाद्य श्रृंखला के भी प्रकार होते हैं,
ऊपर हमने दोनों के अंतर पढ़े। क्या? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला एक दिशा में होती है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता होते हैं। खाद्य जाल में क्या होता है? एक दिशा में प्रवाह न होकर के कई पथों में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब खाद्य श्रृंखला के हमको पार्ट पढ़ने हैं। खाद्य श्रृंखला के पार्ट पढ़ने हैं। वही खाद्य श्रृंखला है जिसका प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब देखो, जब हम लोग इनके पार्ट पढ़ते हैं तो ये 3 चरणों वाली खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं, जो 3 चरण में होती हैं। एक होती है 3 चरण, दूसरी होती है 4 चरण, तीसरी होती है 5 चरण। टोटल इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 चरणों में हम लोग देख सकते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। जब हम लोग 4 चरण वाली में देखते हैं तो उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। लेकिन जब हम चतुर्थ में देखते हैं तो चतुर्थ उपभोक्ता भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। पांचवें में, सॉरी, जब हम लोग 5वें में देखते हैं 5 चरणों वाली में, तो इसमें जो चतुर्थ उपभोक्ता है वो भी सम्मिलित हो जाता है। लेकिन इसका प्रवाह क्या होता है? एक दिशाई ही होता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशाई होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा जीव नहीं होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, 3 चरण वाली, 4 चरण वाली और 5 चरण वाली। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं, यानी फूड वेव के बारे में बात करते हैं। फूड वेव, तो फूड वेव जब हमने ऊपर पढ़ा तो फूड वेव एक क्या होता है? एक दिशा ना होकर के कई पथों में उसका प्रभाव होता है ऊर्जा का। यही तो हमने ऊपर देखा। तो इसी के बारे में देखते हैं कि परितंत्र में कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है, जो हमें यह बताता है कि जीव एक से अधिक प्रकार के भोजन पर निर्भर भी रह सकते हैं। जैसे घास का मैदान टिड्डा खाएगा टिड्डा, फिर मेढक, मेढक से सांप, सांप को बाज खाएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में ये पूरा खाद्य जाल का आपको फिगर देखने की ज़रूरत है। ये ऊपर हमने बता दिया। देखो, अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो ये चार्ट है। सबसे बड़ा जो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन सा होता है? महासागर या सागर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला में मानव, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। अच्छा, ये PYQ है, ठीक है, ये PYQ है। PYQ निकाल करके डायरेक्ट इस टॉपिक से जो अभी तक पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे लिखा दिया है। जैविक अजैविक संगठनों के बीच जो बिचौलिया का कार्य करता है उसको कहते हैं वियोजक या उत्पादक। क्या कहते हैं? वियोजक या उत्पादक। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्रेरक बल प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। उल्टा पिरामिड हमेशा तालाब या समुद्र का बनता है, जैव भार का, और सीधा पिरामिड हमेशा ऊर्जा का बनता है। सीधा इसलिए बनता है, जब ये 100% नीचे होगा तो ऊपर 10% बचेगा, फिर 10% का 1% बचेगा, फिर 1% का 0.1, तो संख्या घटती ही चली जाएगी ना, तो ये हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन हमेशा तालाब का उल्टा ही बनता है। ये आगे हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो ये जो आपने यहाँ पे देखा बॉक्स में, ये हम लोग देखते हैं, हम लोग पिरामिड देखते हैं। पिरामिड होता क्या है? तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर मौजूद जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा का ग्राफिक निरूपण ही पिरामिड कहलाता है। अच्छा, पिरामिड में भी कई प्रकार होते हैं। तो पिरामिड के 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं। जीव संख्या के आधार पे, जैव भार के आधार पे, ये जीव की जगह जैव भार है, जैव भार के आधार पे, और ऊर्जा का पिरामिड। 3 पिरामिड हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। एक सबसे पहला पिरामिड हम लोग देखते हैं जीव संख्या के आधार पे, जो ये वाला है। जब जीव संख्या में देखते हैं तो इसमें 2 पिरामिड बनेंगे। एक बनेगा घास स्थली का, एक बनेगा पेड़ का। ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो, जब हम लोग देखते हैं कि इसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। भाई, नीचे बहुत सारी घास होगी, फिर उस पर रहने वाले जीव, घास कितने थोड़ी होंगे, घास करोड़ों में होगी, उसके ऊपर रहने वाले जो जीव होंगे वो कम होंगे ना। ठीक है, फिर उनको जो घास को खाएंगे, फिर उन जीवों को जो घास को खा रहे हैं उनको खाने वाले जीव और कम होंगे, फिर उन जीवों को खाने वाले जीव और कम होंगे। तो इसका पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? इसका पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। चलिए, तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये हमने घास का पिरामिड पढ़ा, किसमें? जीव संख्या के आधार पे। देखो, 3 पिरामिड है, जीव संख्या,
जैव भार और ऊर्जा। तो हम लोग जीव संख्या का पढ़ रहे हैं, तो इसके 2 पिरामिड बने, एक बनेगा घास का, दूसरा बनेगा पेड़ का। पेड़ का हमेशा उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे एक पेड़ है तो उसमें रहने वाले जीव क्या होंगे, उससे एक पेड़ से ज़्यादा होंगे। उनके ऊपर रहने वाले जीव उनसे भी ज़्यादा होंगे, उनके ऊपर उनसे भी ज़्यादा होंगे जो उपभोक्ता होंगे। ठीक है, तो ये जो उत्पादक है, उत्पादक से जो प्राथमिक द्वितीयक प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो कम होंगे। लेकिन जो द्वितीयक होंगे उनसे ज़्यादा होंगे, तृतीयक और उनसे ज़्यादा होंगे, चतुर्थ जो होंगे शीर्ष पे वो उनसे भी ज़्यादा होंगे। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये तो आप कॉमन सेंस वाली चीज़ें, ये अच्छे से चीज़ें समझ सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं जीव भार, यानी उसी को जैव भार, गलत लिखा है, ये जैव भार और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अब में हमको देखने हैं घास, स्थली जैव भार, ठीक है, फिर देखना है हमको जलीय तंत्र स्तरीय जैव भार, ये हमको देखना है। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम लोग घास वाला देखते हैं तो पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। उत्पादन का भार सबसे ज़्यादा होगा, फिर उन्हें खाने वाले उपभोक्ताओं का भार कम होगा। जैसे ये देखो, ये घास है तो इसका भार क्या होगा, हमेशा याद रखना घास वाला जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। इतनी बात आप याद रखना, चाहे वो जीव भार का हो, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो किसका हो, चाहे वो जीव संख्या का हो। देखो तीनों में जो घास के पिरामिड बनना है, बस एक बात याद रखो, 100 की एक बात है, घास का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। देखो यहाँ भी देख लो, घास का जो भी पिरामिड बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। बस एक बात आप याद रखो, बस दुनिया की बातें छोड़ दो। जलीय तंत्र वाला या सागर या महासागर का, तो इसका पिरामिड हमेशा क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। ये बात आप याद रखिएगा। और संचित ऊर्जा का हमने वही 10% का नियम बताया था, यहाँ 100 होगा तो फिर 10 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0.01 होगा, तो इसका भी पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। तो आपने एक बात समझ ली, घास के जितने पिरामिड होंगे, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो भार का हो, चाहे वो संख्या का हो, हमेशा सीधा ही बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, हमेशा वो पिरामिड सीधा बनेगा। और हमेशा याद रखना, बस 2 पिरामिड आपको याद रखना है। एक याद रखना है जलीय तंत्र का पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और दूसरा जो पेड़ का पिरामिड बनेगा वो भी उल्टा ही बनेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात देख लो, यहाँ पे लिखा है कि उल्टा पिरामिड समुद्र का बनेगा। ठीक है, समुद्र का बनेगा, और सीधा पिरामिड हमेशा ऊर्जा का बनता है। उसमें भी हमने आपको ये बात बता दी कि घास का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। तो दोस्तों ये जो पूरा टॉपिक था, यहाँ तक हम लोगों ने इन चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। तो हमारा जो टॉपिक था पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। तो जैव विविधता का हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, और ये जरूर कमेंट में करिएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।